यार मैं पढ़ दी हुई है, मैं कोई गलत काम तो नहीं पूछा, मैं तो बस वॉकिंग दे कुछ सवाल पूछे हैं। चलो जी, ये नेट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। बहरहाल सवाल कहाँ चल रहा था जी, कहाँ तक बात पहुंची थी कि जब नेट किया है, आखिरी बात क्या हुई थी? कि वो सिर्फ कैपिलरी वाटर पे ही क्यों सरवाइव जी, करते हैं। जो मैंने सवाल दिया था आपने उसका जवाब नहीं दिया कि आपके सामने पानी जो अवेलेबल है आपने उसी को, चूंकि जो तो ज़्यादा पानी था एक्स्ट्रा वाला पानी वो या रन ऑफ हो गया या परकलेट हो गया। पौधे के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो ज़्यादा मिकदार में पानी है, वो वही वाला पानी है जो कैपिलरी वाटर, चुनांचे पौधा उसी पर डिपेंड करेगा। प्लस कुछ मिकदार में वो हाइग्रोस्कोपिक वाटर को, जो सॉइल पार्टी के गिर्द फिल्म की लेयर में होता है, वहाँ उनसे भी उनको वो एब्जॉर्ब कर सकता है। ये दो पॉसिबिलिटीज हैं पानी को एब्जॉर्ब करने के लिहाज से। जो केमिकली कंबाइंड वाटर है वो पिया नहीं जा सकता, वो क्रिस्टल्स के अंदर होता है, वो ड्रिंकेबल, यानी पौधे उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, इसलिए उसको कहते हैं मजबूरी का नाम शुक्रिया। जी, क्वेश्चन पूरा हुआ जी। और किसी का और भी क्वेश्चन तो नहीं है जी? आप तक आवाज आ रही है कि नहीं? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? जी, ये तो प्रॉब्लम है जी। ये आवाज आ रही है क्लियर? अब आवाज आ रही है? जी सर, अब आ रही है। चलें, पर ये प्रॉब्लम है जो नेट में सुबह से ऐसे ही पहली क्लास में भी ऐसे बहुत बार तंग हुआ है, डिस्कनेक्ट हुआ है। नेट की प्रॉब्लम है और फिलहाल इसका कोई हल नहीं है। पर आपका सवाल मेरे हाल में पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया था। यस और सर। किसी का और भी क्वेश्चन तो नहीं है? कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? लास्ट टॉपिक क्या डिस्कस हुआ था जी? याद है किसी को? कल लास्ट टॉपिक कौन सा था? सर रूट की एनाटॉमी डिस्कस कर ली थी, आगे सर प्रोसीड करना। दोबारा बताएं क्या डिस्कस हुआ था? सर रूट की एनाटॉमी डिस्कस कर ली थी, आगे सर शुरू करना। जी, ठीक हो गया। रूट एनाटॉमी डिस्कस हो गई थी। अब रूट एनाटॉमी के बाद जो अगला पॉइंट है, ये मैंने शायद आपको कहा था कि इंटर की बुक में है टॉपिक ये वाला, वहां से भी देख सकते हैं अगर आपका सभी बुक्स नहीं ली। चलें, बहरहाल आज पहले स्टेप पे तो मैं वो चीज़ एक्सप्लेन करने लगा हूँ जो इंटर लेवल पे आपने पढ़ी हुई है, और वो शायद आपको सुन के याद है जब मैंने कल नाम लिए थे जी। ये मेरे पास शो हो रहा है कि नहीं आ रहा? आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही है, क्लियर है। चलो ठीक है, ये वो नीचे शो हो रहा है कि ठीक नहीं है। बहरहाल जी, मैं दो तीन नाम ले रहा हूँ, आपके नाम सुन के याद आ जाएंगे कि ये आपने इंटर लेवल पे पढ़े हुए हैं। जब रूट सेल पानी एब्जॉर्ब करते हैं, रूट हेयर ज़ाहिर हैं और या कॉर्टिकल सेल्स, सॉरी एपिडर्मल सेल्स, वहाँ से पानी कॉर्टेक्स में, वहाँ से एंडोडर्मिस में, कल एंडोडर्मिस एक्सप्लेन की थी मैंने, और वहाँ से आगे स्टील में, आगे जाइलम में चले जाएंगे। स्टील में बाहर पेरेंट में और फिर जाइलम। अच्छा, अब पानी तो हमने ये तो कह दिया कि पानी जा रहा है, लेकिन वो किस किस रास्ते से जा रहा है? ये तो सेलों का नाम था। दोबारा गौर कीजिएगा, सेल को अगर हम बहुत गौर से देखें किसी भी प्लांट सेल को, उसके बाहर एक थिक बहुत मोटी वॉल होती है, सेल वॉल। आपने उसकी प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, टर्शियरी वॉल, ये नाम पढ़े हुए हैं। फिर सेल मेम्ब्रेन और उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है। सेल के सेंटर में एक बड़ा सा वैक्यूल भी होता है। आप प्लांट सेल के हवाले से इन चीज़ों से पहले से वाकिफ। आप लोगों ने ज़ाहिर है कि लोअर क्लासेस में या पिछले सेमेस्टर्स में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब हम सेल वॉल को देखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसा नजर आता है वो भी स्टडी किया हुआ है, और उसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ जो तस्वीरें हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ यानी उसमें जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई वो भी देखी हुई हैं। आपको याद होगा उसमें बहुत से फाइबर्स होते हैं, सेलुलोज फाइबर्स, जो कि एक लेयर में पैरेलल, फिर उसके ऊपर किसी एंगल पे, फिर किसी और एंगल पे पड़े होते हैं मुख्तलिफ लेयर्स की शक्ल में। सेलुलोज फाइबर के दरमियान में बहुत सारी खाली जगह होती है। एक रफ अंदाजा की कह लीजिए, सेल वॉल के अंदर आधी जगह खाली होती है, उसमें बहुत सी स्पेसेस होती हैं। एक स्टेटमेंट आपने और पढ़ा हुआ है लोअर क्लासेस में, और वो स्टेटमेंट ये था कि प्लांट सेल वॉल किसी चीज़ के रास्ते में रुकावट नहीं बनती। इसमें पोर्स इतने बड़े हैं कि ये टोटली परमिएबल है, हर चीज़ बड़े आराम से इसमें से गुजर सकती है। और एक और पॉइंट भी आपने पढ़ा होगा पानी के हवाले से था
कि जो पानी है वो बड़े आराम के साथ एब्जॉर्ब हो जाता है और ये सेल वॉल्स को एम्बाइब भी करती है और इसमें से पानी ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है। अब थ्रू सेल वॉल जो पानी की मूवमेंट हो रही होती है प्लांट में काफी बड़े पोर्शन में, वो एपोप्लास्ट पाथवे कहलाता है। मूवमेंट ऑफ वाटर through cell walls of plant is called apoplast pathway. रीजन पहले बताई जा चुकी कि एपोप्लास्ट यानी जो सेल वॉल्स हैं सेलों से बने हुई प्लस अदर कंपाउंड इसमें होते हैं, वो पानी को अब्जॉर्ब करते हैं और पानी इसके जरिए एक से दूसरे सेल में मूव कर सकते हैं काफी मिकदार में पानी। स्वाय एक्सेप्शन है एक, और एक्सेप्शन है एंडोडर्मिस। कल डिस्कस हुआ था कि एंडोडर्मिस सेल्स के कॉम्बिट सेंटर में स्ट्रिप्स होती हैं जो कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहलाती हैं, जो कि वैक्सी मटेरियल है, सोबरन या वैक्स या क्यूटिन वगैरह, जहां से पानी नहीं गुजरता। चुनाचे जब पानी होते होते एंडोडर्मिस तक पहुंचता है, एंडोडर्मिस की कैस्पेरियन स्ट्रिप एपोप्लास्ट को ब्लॉक कर देती है, यानी एंडोडर्मिस से पानी सेल वॉल के जरिए आगे नहीं जा सकता। अब बाकी क्या रास्ता बचा? मैंने कल दोनों लफ्ज एक्सप्लेन किए थे कि जो सेल वॉल का पोर्शन है, जो एग्जाम्पल दी थी कि बुक को सामने रखते हुए उसको सेल समझे, उसकी आउटर और इनर टेंजेंशियल वॉल जो होती हैं, उन टेंजेंशियल वॉल्स के अंदर कैस्पियन स्ट्रिप्स जो कि नहीं होती हैं, उनसे पानी गुजर सकता है। उन वॉल से पानी गुजरेगा तो साइटोप्लाज्म में चला जाएगा और साइटोप्लाज्म के अंदर से या वैक्यूल के अंदर से भी गुजर सकता है जब पानी गुजर रहा होता है बेसिकली सेल के अंदर, एंडोडर्मिस सेल के अंदर। अच्छा, ये तो हो गया स्पेशली एंडोडर्मिस। वापस आ जाएं, किसी भी सेल में कुछ पानी सेल वॉल्स के जरिए अंदर जा रहा है, बाकी पानी साइटोप्लाज्म और वैक्यूल के जरिए। अब ये ओवरऑल सिम्प्लास्ट है, इसका मेजर पोर्शन साइटोप्लाज्म और कुछ पोर्शन थ्रू वैक्यूल। वैक्यूलर पाथवे कंटिन्यूस नहीं होता, क्योंकि जब पानी वैक्यूल से निकलेगा तो फिर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से सेल वॉल, सेल वॉल से फिर साइटोप्लाज्म, इस तरह से वो कर रहा होता है, जबकि सेल वॉल वाला पाथवे कंटिन्यूस होता है। बहरहाल खा वो सिम्प्लास्ट हो या प्लास्ट, ये पानी की मूवमेंट के लिहाज से बहुत खास अहमियत का हामिल है। आज आपके सामने मैंने तीनों पाथवेज का तारुफ, ये चीज़ आपने पहले से पढ़ी हुई है, उसको मैंने जस्ट आपको रिवाइज करवा दिया है कि ये तीन रास्ते हैं जिनमें से एक कंटिन्यूस है अप टू एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस में जाके रुक जाएगा एपोप्लास्ट। बाकी बाहर डिसकंटिन्यूस होते हैं लेकिन वो सब इंटीग्रेटेड होते हैं, पानी सेल वॉल से साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म के थ्रू भी और वैक्यूल के थ्रू भी गुजर के साइटोप्लाज्म के आखिरी हिस्से में और फिर दोबारा सेल वॉल को क्रॉस करके आगे। जहाँ पे प्लांट सेल एडजाइन जुड़े होते हैं, वहाँ पे एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स, आई एम श्योर आपने ये पढ़े होंगे, आपको याद होंगे, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा का लफ्ज आपने पढ़ा हुआ है। ये आपका लीजिए बारीक बारीक थिन स्ट्रैंड्स होते हैं जिसके लिए सेल, दो सेल्स के साइटोप्लाज्म बहुत करीब होते हैं, दरमियान में बहुत बारीक मेम्ब्रेन होती है जो रुकावट भी नहीं बनती है और वह पानी वहां से बड़े आराम से गुजर के आगे चला जाता है। ये था जी सेल के अंदर से पानी के गुजरने का रास्ता, और एंडोडर्मिस में उस एपोप्लास्ट पाथवे को रोक के सिम्प्लास्ट पाथवे से पानी का गुजरना और आगे जाना। और ये वजह कि एंडोडर्मिस पानी की मूवमेंट को कंट्रोल करती है रूट्स में एब्जॉर्प्शन के हवाले से। जी, यहाँ तक क्लियर है? आवाज क्लियर है सब तक? कोई प्रॉब्लम तो नहीं महसूस हुई? किसी को आवाज में कोई प्रॉब्लम तो महसूस नहीं हुई है? नो सर। चलो ठीक है जी, हमारा सवाल का एक हिस्सा मुकम्मल हो गया। जहाँ तक मुझे याद है कल मैंने एब्जॉर्प्शन के हवाले से एक्टिव और पैसिव एब्जॉर्प्शन का नाम लिया था कि नहीं लिया था? ये बात शुरू हुई थी कि नहीं हुई थी? यस सर, शुरू की थी। चलो, अब वही दोनों टॉपिक्स एक बार फिर कि ज़ाहिर है कि ये अब से 100 साल पहले, 200 साल पहले का ज़माना है जब साइंटिस्ट गौर कर रहे थे कि पानी एब्जॉर्ब किस मैकेनिज्म से होता है। जी, इस वक्त जो कनेक्शन मौजूद है जी, आप लोगों ने मुझे चैट के ऊपर, जूम की चैट के ऊपर एक खाली मैसेज करना है। ये आपकी अटेंडेंस है जी। जूम की चैट पे ही आप लोगों ने एक सिंपल सा मैसेज मुझे करना है, ठीक है जी। हमारा जो पॉइंट चल रहा था जी,
कल बेसिक लफ्ज़ों का तारुफ हुआ था, एक्टिव अब्जॉर्प्शन और पैसिव अब्जॉर्प्शन। ये क्वेश्चन था ज़माने कदीम में, यानी अब से 100 साल पहले या उससे पहले का ज़माना, जब साइंटिस्ट गौर कर रहे थे कि जो पानी है वो कैसे एब्जॉर्ब होता है। क्या प्लांट एनर्जी यूज़ करते हैं पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, या ये बगैर एनर्जी खर्च किए हुए एब्जॉर्ब हो। उस दौर में ज़ाहिर है बहुत सी थ्योरीज पेश की गई, बहुत से पॉइंट्स हुए, बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए गए। कुछ चीज़ें एक तरीके को सपोर्ट करती थी, कुछ दूसरी को सपोर्ट करती थी। अब ये टॉपिक बहुत मुख्तलिफ तौर पर, चूँकि वैसे तो बहुत हेल्दी टॉपिक है ये, लेकिन मैं इसको ज़ाहिर है समराइज़ करूँगा, बहुत जो सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं को ही डिस्कस करूँगा। एक्टिव एब्जॉर्प्शन, ऐसी एब्जॉर्प्शन जो कि जिसमें पौधे का सेल, प्लांट सेल एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहा हो, पानी को एब्जॉर्ब कर रहा हो, एनर्जी खर्च हो रही हो, और ज़्यादा पैसे वो होती है जिसमें एनर्जी खर्च ना हो रही। अब बहुत से लोगों ने बहुत सी थ्योरीज पेश की, उनका बिल्कुल मुख्तसर तारुफ मैं कराऊंगा। नंबर 1, ऑस्मोटिक थ्योरीज। ये अब से कम 100 साल पहले का ज़माना है, जब कुछ साइंटिस्ट ने ये पॉइंट आउट किया कि ऑस्मोसिस के ज़रिए पानी मूव हो रहा है। सेल लिविंग होते हैं, सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमेबल होती है, उसमें से पानी गुजर सकता है। उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, आपको याद होगा हम इससे पहले जो बिल्कुल मैंने स्टार्ट ही वहाँ से किया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप कैसे होता है। मैंने वो तमाम टर्म जो क्लासिकल टर्म थी, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर, ट्रिगर प्रेशर, सक्शन प्रेशर और ये सब चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, और उसके बाद वाटर प्रेशर को। पर उस दौर में चूँकि सिर्फ ऑस्मोटिक थ्योरी चल रही थी, और उसके मुताबिक वाटर पोटेंशियल बहुत बाद में आई है थी इसके हवाले से। एक ये चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि प्लांट सेल्स में जो साल्ट्स मौजूद होते हैं कंस्टिट्यूशन मिट्टी की ज़्यादा, उनके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर काफ़ी ज़्यादा मितार में मौजूद होता है, जिससे जो सक्शन प्रेशर या डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट डेवलप होता है, और वो पानी को अंदर जज़ब कर लेता है, यानी एंड ऑस्मोसिस, और इस वजह से पानी पौधे के सेल में, और ज़ाहिर है वहाँ से वो आगे चला जाए। अब बज़ाहिर ये बात बिल्कुल ठीक लग रही थी। बज़ाहिर उसकी रीज़न है कि पौधे में जो कॉर्टिकल सेल्स हैं, उनके अंदर तो वाकई ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है। लेकिन जब फर्दर डिटेल से स्टडी किया गया, अब इस बात से वाकिफ़ हैं कि जो जाइलम के सेल हैं, चूँकि पानी आखिरकार जाइलम में पहुँचता है, जाइलम के सेल बेसिकली लिविंग नहीं होते हैं। उनमें तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं होती है। अब जब वहाँ पे सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं है, तो फिर पानी उसमें कैसे आएगा और वहाँ से ऊपर कैसे जाएगा? ये एक ऐसा एतराज़ था जिसका जवाब नहीं दिया जा सकता। अब उसके जवाब में फिर अदर थ्योरीज आई। उन थ्योरीज का नाम है नॉन ऑस्मोटिक थ्योरीज। इसके मुताबिक ऑस्मोसिस इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि अदर्स मेथड से ये वाला प्रोसेस होता है। अब इसके सपोर्ट में उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए कि अगर ऐसी मिट्टी हो जिसमें एयर ना हो, ये शायद पीछे बात हुई थी, मैंने कभी गोडी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि किसान या माली पौधों के लिए गोडी करते हैं। आप इस बात से वाकिफ हैं कि नहीं? यस सर, वाकिफ है। जी। अगर गोडी ना की जाए तो ज़मीन में, सॉइल में, प्लांट के आसपास एयर कम हो जाएगी। एयर कम होगी, इसमें ऑक्सीजन भी कम होगी। ऑक्सीजन कम होगी तो उसमें रेस्पिरेशन कम होगी। रेस्पिरेशन कम होगी, एनर्जी कम हो जाएगी उनके अंदर। बहरहाल ये पॉइंट उठाया गया कि ऐसी रूट्स जो ऐसी जगह पे हों, ऐसे साल में हों जहाँ पे एयर ना हो, एक पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी, जहाँ पे सैलाब आया हुआ हो। अगर सैलाब समझते हैं, सैलाब बहुत सारा पानी, अगर बहुत सारा पानी आ जाए ज़मीन की सरफेस के ऊपर, तो पूरी की पूरी ज़मीन जो नीचे है, सॉइल पार्टिकल दरमियान खाली जगह इतनी भर जाती है, उसमें से एयर एक्सक्लूड हो जाती है, और जब एयर एक्सक्लूड हो जाएगी तो रेस्पिरेशन नहीं होगी, पौधे डैमेज हो जाएंगे, विल्टिंग, यानी पौधे मुरझाना शुरू हो जाएंगे। एक और पॉइंट, ये पॉइंट शायद आपने केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब समझते हैं कि व्हाट इज पोटेशियम साइनाइड। क्या आप पोटेशियम साइनाइड से वाकिफ हैं कि नहीं? केमिस्ट्री के लिहाज से आप लोग केमिस्ट हैं सारे? यस सर, वाकिफ है। जी। पोटेशियम साइनाइड एक इंतहाई खतरनाक केमिकल है। अगर आपने कहीं स्टेटमेंट पढ़ा हो, ये दुनिया का सबसे खतरनाक जहर भी है पोटेशियम साइनाइड। अगर
रूट सेल्स को पोटेशियम साइलेंट दे दिया जाए, एक्चुअली हम कहते हैं सिर्फ पॉइजन, ये रेस्पिरेटरी पॉइजन है, ये रेस्पिरेशन को रोक देता है, रेस्पिरेशन को ब्लॉक कर देता है। पोटेशियम साइनाइड रेस्पिरेशन को ब्लॉक कर देता है। अगर थोड़ी सी मकदार में भी ये प्लांट को दे दिया जाए तो रेस्पिरेशन ब्लॉक हो जाएगी, और रेस्पिरेशन के ब्लॉक होते ही जो पानी की एब्जॉर्प्शन का अमल है वो भी खत्म हो जाता है। 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट लोगों ने चेक किया कि दिन और रात के औकात में पानी की एब्जॉर्प्शन में फर्क होता है। उसकी वजह, दिन के वक्त पौधे ज्यादा पानी यूज करते हैं, रात को पौधे कम पानी यूज करते हैं। और आम ख्याल यह था कि दिन के वक्त पौधे एक्टिव होते हैं, रात को एक्टिव नहीं होते, इसलिए ऐसा हो रहा होता है। ये भी जो रेस्पिरेशन है, जब दिन को तो पौधा ज्यादा एक्टिव होता है, उस वक्त फोर्सिंग भी कर रहा होता है और रेस्पिरेशन भी कर रहा होता है, और उसी वक्त एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा हो रही है। बाद में इसमें कुछ प्रॉब्लम भी पैदा हुई, तो अगले पॉइंट में हम डिस्कस होगा आगे जाकर। अब अगला पॉइंट, ये पॉइंट भी आपने किसी और लेवल पढ़ा होगा, आपने प्लांट हार्मोन स्टडी किया होगा, इंटर लेवल पे भी और मे भी किसी और स्पेसिफिक में जिक्र आया हो। ऑक्सीजन मिसाल के तौर पर, प्लांट हार्मोन्स पौधों की जो ग्रोथ है उसको ज़्यादा करते हैं और वाटर अपटेक को भी ज़्यादा कर देते हैं। अब ये सारी की सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि रेस्पिरेशन का, लाइफ का बहुत करीबी ताल्लुक है पानी की एब्जॉर्प्शन के साथ। लेकिन जैसा कि पहले बात हुई, इसमें बहुत से एतराज़ात भी हैं। एक पॉइंट ये है कि जो रात के वक्त पौधे में रेस्पिरेशन तो हो रही होती है, फोर्सेस नहीं हो रही होती, पौधा रेस्पिरेशन कर रहा है, लेकिन रात के वक्त पौधा कम पानी एब्जॉर्ब करता है, बल्कि बाज़ पौधे तो बहुत ही कम पानी एब्जॉर्ब करते हैं। कुछ ज़्यादा करते हैं लेकिन मेजॉरिटी कम एब्जॉर्ब करते हैं। अब अगर खाली रेस्पिरेशन की वजह से ऐसा हो रहा हो, एनर्जी चाहिए और पानी एनर्जी की वजह से एब्जॉर्ब किया जा रहा है, तो फिर रात के वक्त क्यों ज़्यादा पानी ज़रूरत नहीं होता? हालांकि उस वक्त तो पौधा वेला होता है, उसको ज़्यादा पानी ज़रूर करना चाहिए। अब ये इस तरह के ऑब्जेक्शन थे, ये थे, उनको प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। सर ये पॉइंट रिपीट कीजिएगा, आवाज कट गई थी। जी मैं दोबारा बताता हूँ। आखिर में मैंने, चूंकि जो पॉइंट्स थे जो कि फेवर में थे कि जी पौधे में रेस्पिरेशन के साथ इसका बहुत करीबी ताल्लुक है। अब इस बात से वाकिफ हैं कि जब रेस्पिरेशन होती है तो एनर्जी पैदा होती है, और एनर्जी, चूँकि जो हमारी थेरीज हैं, एक्टिव थेरीज, उसके मुताबिक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है पानी की मूवमेंट के लिए, बाहर से पानी एब्जॉर्ब करने में और आगे इसको ट्रांसफर करने में। अब इसमें जो पॉइंट था, जैसे मैंने आखिरी पॉइंट में पॉइंट आउट किया था, दोबारा गौर कीजिए कि दिन के वक्त के मुकाबले में रात के वक्त अगर देखें, रात के वक्त रेस्पिरेशन तो हो रही होती है पौधे में। आपने ये फिक्रा सुना होगा, बल्कि बड़ा इंटरेस्टिंग फिक्रा भी है। मेजॉरिटी जगहों में मना की जाता है जी रात के वक्त आप पौधों के नीचे ना सोएं। आप इस बात से वाकिफ हैं कि नहीं? यस सर, वाकिफ है। ज़माना कदीम से कुछ ये कहा जाता था कि जी अगर आप ऐसा करेंगे तो रात के वक्त दरख्तों पे आके जिन बैठ जाते हैं, तो आपको साया हो सकता है, जिन चिमट सकते हैं, तो दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए। ये पॉइंट था क्लासिकल। लेकिन याद रखिए, एक्चुअल ये है कि रात के वक्त पौधे में चूँकि रेस्पिरेशन हो रही होती है, रात के वक्त पौधे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और CO2 रिलीज कर रहे होते हैं। CO2 चूँकि हैवी होती है, अगर आपने चारपाई बिछाई हुई है दरख्त के नीचे और दरख्त बड़े हैं, घने हैं, तो ग्राउंड लेवल पे CO2 की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी, सांस लेने में रुकावट पेश आएगी और बंदा समझेगा शायद कोई जिन आके उसके ऊपर बैठ गया, जिस तरह से प्रॉब्लम पैदा हो। बहर ये तो साइड वे पे बात आ गई, वापस आए कि अगर रेस्पिरेशन तो रात के वक्त भी हो रही है, एनर्जी अवेलेबल है, तो उसके बावजूद रात के वक्त पौधे क्यों पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते? ज़्यादा एब्जॉर्प्शन दिन के वक्त होती है। इसका मतलब है कि ये थियरी भी हमारे जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है उसको सपोर्ट नहीं कर रही है। ज़्यादा एब्जॉर्प्शन दिन के वक्त होती है, रात के वक्त तो बहुत कम एब्जॉर्प्शन करती है, और चंद एक पौधे हैं जिनमें ज़्यादा होती है, वरना मेजॉरिटी में बहुत कम होती है। जी, ये सवाल किसी ने किया था? क्लियर हो गया? सवाल क्लियर हो गया जी? इसका जवाब? यस सर। चलो ठीक है। हाँ, यहाँ तक तो था जी एक्टिव थ्योरीज, और अब हमारे हैं दूसरे हिस्से की तरफ, पैसिव थ्योरीज। पैसिव, जैसा कि इस बात से वाकिफ हैं कि बगैर एनर्जी खर्च किए हुए पानी की एब्जॉर्प्शन। जब
पहली थ्योरी जो हम डिस्कस कर चुके हैं, उनके ऊपर बहुत से एतराज़ात जब सामने आए तो साइंटिस्ट ने सोचना शुरू किया कि कोई और रीजंस हैं पानी की एब्जॉर्प्शन का। इसका कंप्लीट जवाब 100% जवाब आपको उस वक्त मिलेगा, वैसे आप इंटर में पढ़ चुके हुए हैं, जब आप ये गलबन एक तो टॉपिक छोड़ के आगे जाके आएगा या चैप्टर छोड़ के आगे आएगा, सिलेबस को मैंने आगे से नहीं देखा हुआ फिलहाल क्या चीज़ आगे आएगी। असेंट ऑफ सैप आपको टॉपिक होना चाहिए, इस चैप्टर में होगा या एडिंग चैप्टर के अंदर हो सकता है या सेपरेट हो सकता है। असेंट ऑफ सैप, सैप कहते हैं उस पानी और सॉल्ट के सोल्यूशन को जो प्लांट्स ने ऑब्जर्व किया है और ये रूट से मूव करता है स्टेम की तरफ, वहां से ब्रांचेस और लीव की तरफ। इस मूवमेंट को असेंट ऑफ सैप कहते हैं। जब वहां पहुंचेंगे तो इसका 100% आंसर आपको मिल जाएगा कि वो कौन सी फोर्सेस हैं या वो कौन सी चीज है जो पानी को एब्जॉर्ब करती है और ना सिर्फ एब्जॉर्ब करती है बल्कि इसको ट्रांसपोर्ट भी करती है। अब चूंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, इसका जिक्र आपके सामने जी ये कुछ मुझे मैसेज दे रहा है जी मेरा जूम, ये तो गड़बड़ करने वाला है। अभी टाइम भी थोड़ा सा रह गया है ख़त्म होने में, इसके मीटिंग के 10 बजे ख़त्म होनी है और उधर से ये मैसेज दे रहा है जी आप इसको फौरी तौर पर अपग्रेड कर रहे हैं, उधर ना ये अपग्रेड होना शुरू हो जाएगा। बहरहाल देखते हैं जी क्या होता है। जी आप लोगों ने इंटर पे एक लफ्ज़ पढ़ा हुआ है और वो लफ्ज़ है ट्रांसपायरेशनल पुल। ट्रांसपायरेशनल पुल ये वो थ्योरी है जो 100% एक्सप्लेन करती है कि पानी किस फोर्स की वजह से एब्जॉर्ब होता है और फिर ना सिर्फ एब्जॉर्ब होता है बल्कि वो नीचे से